गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मुनींद्र आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अब हम नए यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सरफेस सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ डिफिनीशंस जान लेते हैं। तो पहली डिफिनीशन है हमारी सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग का मतलब सरफेस के बारे में जानना। ठीक है, तो सरफेस मॉडलिंग होती क्या है? तो अगर हम डिफिनीशन में जाएंगे तो सरफेस मॉडलिंग एक प्रकार का 3D मॉडल होता है। ठीक है, एक प्रकार का 3D मॉडल होता है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप एक XYZ एक्सेस पे कोई लाइन ड्रॉ कर दो या कोई फिगर ड्रॉ कर दो जिसकी कोई थिकनेस नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि सरफेस मॉडलिंग। जैसे क्यूब आप बना दो, जैसे आप क्यूब बनाते हो राइट कॉपी में, ठीक है, फ्री हैंड स्केच करोगे क्यूब का, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर क्या होता है, थिकनेस नहीं होता। हाँ, उसका ड्राइंग तो दिखेगा परंतु उसका थिकनेस नहीं दिखेगा। तो जो ऐसी इमेजेस होती हैं या ऐसी आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, जिनकी कोई थिकनेस नहीं होती, हम उसको बोलते हैं सरफेस मॉडलिंग। ठीक है, अब दूसरी जो डिफिनीशन आती है वो आती है सॉलिड मॉडलिंग। तो सॉलिड मॉडलिंग का मतलब, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। अगर कोई चीज़ ठोस होगी तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस होगी। तो ऐसी फिगर्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी एक सर्टेन क्या हो, थिकनेस हो या डेंसिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड मॉडलिंग कहते हैं। अब जान लेते हैं कि जो है सरफेस मॉडलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिज़ाइन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो अगर उनका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको जो है सॉलिड मॉडल नहीं आसानी से डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ता है, सरफेस मॉडलिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब सरफेस मॉडलिंग की हेल्प लेकर ही हम ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो सरफेस या सॉलिड मॉडल बनाने हैं तो हमें सरफेस मॉडलिंग की हेल्प लेके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो है अब हमारी सरफेसेस या कर्व्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने सब लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कर्व और सरफेसेस के दो समीकरण होते हैं, ये सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा। पहला होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी कर्व का इक्वेशन आप इस तरह लिखो कि कर्व पर जो जितने भी पॉइंट हैं जैसे एक्स वाई और जेड, ठीक है, किसी अन्य वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम उन जो भी बिंदु है एक्स वाई जेड उसको हम व्यक्त कर सकते हों तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इस वेरिएबल को जो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और जब ये वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है तो हम इसको जो है थीटा द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब पैरामेट्रिक जो जो भी सरफेसेस होती हैं उसमें क्या होते हैं, हमेशा दो वेरिएबल होते हैं और एक वेक्टर फंक्शन होता है। इसका इस्तेमाल करके हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर जो मैंने ये आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे पेज पे, इसका एक इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और एक मिनट, इसका जो फिगर है ये आप जो है जो कंटेंट सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, उससे आप समझ सकोगे कि ये इसका जो फिगर आप अगर ड्रॉ करोगे मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से तो कुछ ऐसा फिगर डेवलप होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा जानते हैं कि दूसरा फॉर्म कौन सा है। दूसरा फॉर्म होता है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को जान लेते हैं। जैसे आप फिगर पे इक्वेशन देख पा रहे होगे, मैं बता देता हूँ आपको। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई बिंदु तीनों एक्सेस, जैसे जो हमारी तीन एक्सेस होती है एक्स वाई जेड के इंटरनल रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल कांस्टेंट जो है, जिसमें एक सिंगल कांस्टेंट सरफेस को क्या करता है, निरूपित करता है, और उसके साथ दो जो कांस्टेंट होते हैं वो एक साथ किसको निरूपित करते हैं, कर्व की
कर्व को निरूपित करते हैं। ठीक है, इक्वेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों ने मैथ में ये डिटेल में पढ़ा भी होगा, तो आप वहाँ से आपको इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हम कमांड का इस्तेमाल करते हुए कितने तरीके की सतह बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। पहला जो इसमें लिखा हुआ है वो है रिवॉल्व सरफेस। रिवॉल्व का मतलब घूमना होता है, ठीक है, या परिक्रमा लगाना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई एक सेंटर लाइन है, ठीक है, और उस सेंटर लाइन के चारों ओर अगर आप घूमोगे तो क्या हो जाएगी, एक ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी, एक सर्कल की क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी। अगर इसको सिंपल भाषा में एग्जांपल लेके समझाएं तो ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो कि आपकी कोई एक लाइन है, ठीक है, अब आप उस लाइन के पैरेलल, ठीक है, किसी एक्सेस के चारों ओर अगर आप घूमोगे, उस लाइन की एक्सेस के चारों ओर अगर आप घूमोगे पैरेलली, तो आप देखोगे कि आप उसमें एक क्या सिलेंडर का एक निर्माण कर पाओगे, जिसकी एक क्या होगी, सर्टेन थिकनेस होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो सरफेसेस बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं रिवॉल्व सरफेसेस, ठीक है। इसमें कई सारे फिगर आप देख सकते हो, नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो दूसरी सरफेस होती है वो होती है रूल्ड सरफेस। अब रूल्ड सरफेस को हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी सरफेसेस जो थोड़ा सा हाइपरबोलिक या पैराबोलिक फॉर्म की होती हैं, ठीक है। इन सरफेसेस में ये होता है कि जैसे आप इसका फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आप इसका इस तरह की सरफेसेस का एक एंड पकड़ लोगे और उसके रिस्पेक्ट में आप उसको रोटेट करोगे, तो इन तरह की सरफेसेस में देखोगे कि आप इजीली क्या बना सकते हो, कोन बना सकते हो, ठीक है। और मतलब आपको एक इसका एंड क्या करना है, फिक्स रखना है, उसको नहीं हिलाना है, बल्कि दूसरे एंड को क्या करना है, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के हिसाब से आपको, या सरकमफ्रेंस में आपको घूमना है। जब आप घूमोगे तो देखोगे कि वो एक शंकु बन जाता है, ठीक है। ये होता है रूल सरफेस। अब तीसरा जो है, अब हम जान लेते हैं कि सरफेस मॉडलिंग के लिए कौन कौन सी कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा, हाँ, तो पहला जो कमांड होती है, सरफेस मॉडलिंग कमांड होती है, वो पहला होती है 3D सरफेस। अब 3D सरफेस का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह का क्या करने के लिए, निर्माण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो आता है पी सरफेस। अब पी सरफेस भी सिमिलर होती है 3D सरफेसेस की तरह ही, बस इसमें सिर्फ ये होता है कि इसमें के जो एंड होते हैं कि आप एक एंड को बार बार क्या नहीं कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बल्कि जो है आप 3D फेस में देखोगे तो इसमें आप एक एंड को कई बार क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब तीसरी जो आती है वो आती है रूल सर्फ। अब जो रूल सरफेसेस होती हैं इसका इस्तेमाल जो है बहुभुज बनाने के लिए किया जाता है। मान लो हमारे पास दो कर्व हैं, उसमें हमें क्या करना है, बहुभुज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रूल सरफेस का इस्तेमाल करेंगे और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब जो चौथा आता है वो आता है टैप सब सरफेस, ठीक है। अब टैप सब सरफेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक सारणीबद्ध तरीके से किसी भी संरचना का क्या कर सकें, निर्माण कर सकें। अब आता है आपका रिवर्स सरफेस। अब जो आता है पांचवा वो आता है रिवर्स सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में जब आप किसी कर्व को या किसी लाइन को रोटेट करते हो तो ये एक स्पेसिफिक प्रकार की क्या होती है, ज्योमेट्री जो है वो बनाई जा सकती है, ठीक है। अब लास्ट जो है वो है एज सरफेस। एज सरफेस का मतलब ये होता है कि इस सरफेस में क्या किया जाता है, मान लो कोई आपकी जो है सरफेस जो है इस कमांड में ये किया जाता है कि मान लो कोई आपकी एक सरफेस है, ठीक है, उसके चार कॉर्नर हैं, ठीक है। तो अब उन चारों कॉर्नर को मोड़ करके आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देना है, तो आप इस कमांड के माध्यम से उसको आप मोड़ करके चारों कोनों को पकड़ करके अगर आप उस कमांड का इस्तेमाल करोगे तो चारों कोनों चारों जो उसके कॉर्नर्स हैं वो मोड़ करके एक पर्टिकुलर एक ज्योमेट्री का क्या करेंगी, स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। फिगर में आप जैसे देख पा रहे होगे, समझ भी पा रहे होगे, ठीक है।
अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से हम इस तरह की डिज़ाइंस को या सॉलिड मॉडलिंग के जो प्रोडक्ट हैं उनको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली यूनिट में भी ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कब डेवलप हुए हैं, किस सॉफ्टवेयर का क्या है इस्तेमाल, ठीक है, ये मैंने आपको पहली यूनिट में भी पढ़ाया हुआ है। चलो अब थोड़ा सा हम एक बार मतलब रिवीजन कर लेते हैं और ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, पहला तो है ऑटोकैड। ऑटोकैड ऑटोकैड आपका एक क्या है, एक कमर्शियल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको जो है दिसंबर 1982 में जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका इस्तेमाल जो है मोस्टली जो है आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज या फिर आर्किटेक्चर वगैरह 2D और 3D ड्राइंग के लिए करते हैं। ख़ासियत ये होती है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप किसी भी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट जो है आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, ठीक है, तब ये काम जो है कैसे किया जाता था, एक पेपर में पहले उसका ड्राइंग बनाया जाता था, ठीक है, और उस ड्राइंग के हिसाब से फिर क्या किया जाता था, प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता था। और परंतु उस समय जो है जब ये सब मतलब ऑटोकैड जब नहीं था तो जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया जाता था उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं आता था, और दूसरी बात की जो है उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने में भी समय बहुत लगता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है सन दिसंबर 1982 में इस सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है, लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरा कैटिया। कैटिया भी एक ऑटोकाड का एक एडवांस क्या है, वर्जन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है कैटिया जो है हमें कैड कैम और CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग तीनों का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। ये मतलब ये तीनों चीज़ें जो है इस सॉफ्टवेयर में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। इसका भी काम वही है, 3D मॉडलिंग या 3D डिज़ाइन बनाना, राइट। जैसा कि मैंने बताया था कि एक एडवांस वर्जन है ऑटोकैड का। तो ये जो है मोस्टली जो है जहाँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं या सिस्टम आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो इस तरीके के इसको जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है और उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, अब जो तीसरा है सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स भी एक तरीके का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, जो मोस्टली जो है शीट मेटल या प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो है इसमें जो है अलग अलग मतलब मान लो कोई पार्ट बनाना है या एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट के पार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप इसके हेल्प से सॉलिडवर्क्स की हेल्प से एक साथ ही आप उस प्रोडक्ट का पूरा क्या कर सकते हो, डिज़ाइन डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ताकि जो है डिज़ाइन इंजीनियर को मान लो उसका कभी शेप चेंज करना है, अगर वो उसके अलग अलग पार्ट्स को बना के असेंबल करेगा, ठीक है, तो उसको डिज़ाइन अगर चेंज करनी है तो क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उसके उसके जो पार्ट्स हैं उसके मतलब इसमें जो भी पार्ट्स उसने असेंबल किए हैं उन सब का भी डिज़ाइन बदलना पड़ेगा, ठीक, राइट, क्योंकि सब पार्ट्स अलग अलग बने हुए होंगे। परंतु अगर आप सॉलिडवर्क्स में कोई डिज़ाइन बनाते हो तो वो पूरा प्रोडक्ट एक बार में ही मतलब वो जोड़ के नहीं बनाया हुआ होता है, बल्कि एक बार में ही वो पूरा बना होता है। तो आप इसमें जब भी कोई फीचर्स चेंज करना चाहोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप बात कर लेते हैं क्रियो की। क्रियो भी आपका एक सबसे ज़्यादा इस समय 2018 में जो है इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसमें फंक्शनैलिटी ये होती है, मतलब इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ होता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। मतलब अगर यूज़र चाहे जैसे आपने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, अगर यूज़र चाहे कि इस डिज़ाइन में कुछ और भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में वो सुविधा होती है कि वो यूज़र इंटरफेस कर सकते हैं, मतलब यूज़र इंटरफेस हो सकता है इस सॉफ्टवेयर में, ये
सुविधा होती है। अच्छा, इसका जो है इसमें होता ये है कि इसमें जो आप आराम से थर्मल है, स्ट्रक्चरल है, या फिर प्रोटोटाइप सरफेस जनरेशन है, या फिर डायरेक्ट मॉडलिंग करनी है, तो इस तरह के कई सारे फीचर्स आप इसमें देखोगे, आसानी से इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 सॉफ्टवेयर थे जिनका जो इस्तेमाल हम करते हैं सॉलिड मॉडलिंग के लिए। ठीक है।